This conference will now be recorded. हाँ जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और पेस्टल का भी सेकंड एलिमेंट है। पेस्टल हमने पढ़ा था ना कि पी होता है पॉलिटिकल, चैप्टर नंबर 1, और ये होता है इकोनॉमिक, चैप्टर नंबर हमारा 2 है। एस सोशल, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 और 5 था। फिर ई और एल, ये भी तीसरे चैप्टर में कवर हुआ है। पेस्टल एनालिसिस का मतलब है कि ये तमाम फैक्टर्स बिजनेस को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इकोनॉमिक्स एग्जाम हो गई थी, तो शायद उनको थोड़ा सा इशू आया पढ़ने में। बट जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ ली है या जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ के पेपर दिया है, तो ये पूरा इकोनॉमिक्स से एक चैप्टर है, एक छोटा सा। कहते हैं कि जो आपको एक तो पता होगा कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी थी और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। माइक्रो होता है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर चीज इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाकर चेक की जाती है, महंगाई भी, मुल्क के हालात भी, एक बंदा किस तरह से अफेक्ट होता है, कंज्यूमर किस तरह से होता है। और सर जी मैक्रो का होता है स्क्रीन शो नहीं हो ओवरऑल। रही। स्क्रीन शो हो रही है शायद, नहीं हो रही सर। चले मैं दोबारा देख लेता हूँ। मैं दोबारा देख लेता हूँ, स्क्रीन यहाँ से तो शो हो रही है। जी आप बताएं। जी सर शो होने लग गई। ओके ठीक है जनाब। जो माइक्रो इंडिविजुअल लेवल, कंज्यूमर लेवल की हद तक डिस्कस होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ओवरऑल इकोनॉमी को, मुल्क की इकोनॉमी को देखा जाता है, ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी। कहता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो ये चार चीजें देखती है। कंज्यूमर का बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कंज्यूमर कौन सी कीमत को देख रहा है, कंज्यूमर कौन सी चीजों को पसंद कर रहा है। एक मार्केट का एनवायरनमेंट, मार्केट का कंपटीशन, और मार्केट में डिमांड और सप्लाई, मतलब किस चीज की ज्यादा डिमांड है या किस चीज की सप्लाई ज्यादा है। क्योंकि बात कहते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को देखती है, पूरे मुल्क की इकोनॉमी को। कहते हैं अब हमने ये देखना है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो बिजनेस को चीजें इफेक्ट करती हैं इकोनॉमिक्स लेवल पर, वो कौन कौन से फैक्टर है। सबसे पहले वो कहता है कि किसी भी मुल्क की आपको इकोनॉमी चेक करनी हो ना, तो उसके कुछ इंडिकेटर है। किसी भी मुल्क की आपने इकोनॉमी चेक करनी है, उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं। मतलब उनसे पता चल जाता है कि इस मुल्क के अंदर ओवरऑल अच्छे हालात चल रहे हैं, अच्छी मुआशी हालत है या बुरी है। और ये हमेशा किस लेवल पे देखा जाता है, मैक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देख सकते हम। कहते हैं जनाब तीन बेसिक इंडिकेटर है। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, को इंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, और लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। मतलब तीन टाइप के, लीडिंग, को इंसिडेंट और लैगिंग। ये आपको सिनेरियो पेपर में आ सकता है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का अंदाजा किस तरह से लगाया जा सकता है। तो आपने तीन इंडिकेटर बताने हैं, लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग। लीडिंग से क्या मुराद है, कहते हैं आप ऐसा देखें कि मुल्क की स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखें। किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट का रिटर्न बेहतर जा रहा है तो समझो उस मुल्क में तरक्की हो रही है। और जैसे आपने देखते होंगे कि जी 100 इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतने का इजाफा हो गया, इतने की मंदी हो गई। मेन क्या होता है,
कि अगर लोगों का रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब उस मुल्क के अंदर बिजनेस हो रहा है। कहते हैं ये एक इंडिकेटर है। फिर दूसरा, इसी चीज के अंदर आपको मिलता है इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस। किस मुल्क के अंदर आकर लोग कारोबार शुरू कर रहे हैं, किस मुल्क का बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट है, मतलब वो हर जगह इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, उसे कोई रिस्क नहीं है किसी भी टाइप का। इसके पीछे बड़ी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। फिर वो कहता है मैन्युफैक्चरर न्यू ऑर्डर। क्या मतलब है इसका? मैन्युफैक्चरर न्यू ऑर्डर मतलब अगर आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, इसका मतलब है मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब जिस मुल्क के अंदर जितने ज्यादा न्यू ऑर्डर आ रहे होंगे, चाहे सेलर के या बायर के, इसका मतलब है सेल परचेज तो हो रही है ना। उस मुल्क के अंदर रोजगार भी होगा, उस मुल्क के अंदर लोगों की एम्प्लॉयमेंट प्लस लोगों की जो इनकम है वो बेहतर होगी। पहला क्या है? स्टॉक मार्केट देखी जाएगी, फिर बिजनेस का कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर, फिर न्यू बिल्डिंग परमिट फॉर प्राइवेट हाउसिंग। ये जो आप अक्सर हमारे यहाँ कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है ना, ये थोड़े से सामने आया ना, जो बहुत अच्छे लोग हैं पीटीआई की हुकूमत में, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हुई है। वो किस इंडिकेटर के तहत बेहतर हुई है? ये इंडिकेटर है डी, न्यू बिल्डिंग परमिट फॉर प्राइवेट हाउसिंग। हुआ क्या कि खान साहब ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर ना एक तो टैक्सेस बड़े रिलैक्स कर दिए, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने उनके लिए ये भी बंद कर दिया कि अगर आपने पैसा लेकर आओगे तो आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया। तो लोगों ने धड़ाधड़ बिल्डर यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, जिससे लोग हाउसिंग सोसाइटीज वाले परमिट के लिए अप्लाई करने लग गए। तो इस इंडिकेटर के तहत उस जिस मुल्क के अंदर न्यू हाउसिंग के लिए नए परमिट लिए जाते हैं, ज्यादा परमिट लिए जाते हैं, तो ये समझा जाता है लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, लोग घर बना रहे हैं, तो उस मुल्क के लोगों के हालात ज्यादा अच्छे हैं। तो इस इंडिकेटर के तहत मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो बेहतर नजर आना शुरू होगी। लेकिन उसका अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म तो फायदा हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो नुकसानदेह हो गया, क्योंकि उसके बाद आगे वो चलती नहीं है ना, वो खास हद तक चलती है, उसके बाद फिर रुक जाती है। तो एक इंडिकेटर से काम नहीं चलता। फिर द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि मुल्क के अंदर जो करेंसी की एक्सचेंज है वो ज्यादा हो रही है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, लोग करेंसी खरीद रहे हैं, अपने मुल्क की करेंसी बेच रहे हैं। कहते हैं कि इस जो ओवरऑल चीजें मुल्क के अंदर लीड कर रही होती है ना, उनको देखा जाता है। कहते हैं द इंडिकेटर यूज्ड टू फोरकास्ट द स्टेज ऑफ इकोनॉमी, कि करंटली क्या चल रही है और फ्यूचर में कैसे चलेगी। कहते हैं ये जो इंडिकेटर हैं ये पीक पे हूं या लो हूं, ये 3 से 12 महीनों तक की इकोनॉमी का बताते होते हैं, 3 to 12 मंथ। फिर दोबारा उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक होगी बात? तो लीडिंग इंडिकेटर कौन कौन से हुए? पेपर में सवाल आ सकता है, एमसीक्यूज में भी। स्टॉक मार्केट, बिजनेस कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चरर के नए ऑर्डर, प्राइवेट हाउसिंग के परमिट और मनी सप्लाई। ये 5 लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। फिर आ जाए को इंसिडेंट इंडिकेटर। कहते हैं इसमें क्या होता है कि कौन कौन से, एक तो मुल्क की जीडीपी देखी जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि मुल्क की ओवरऑल प्रोडक्ट कैसे हुई है, ये आपको पता ही है जीडीपी का। फिर लोगों का एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग जॉब्स करते हैं, इसका मतलब है उस मुल्क के अंदर बिजनेस है तो जॉब्स हैं। फिर मुल्क की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखी जाती है, मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं। हर बंदे की इंडिविजुअल इनकम देखी जाती है।
मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेल्स मतलब तिजारत, खरीदो फरोख्त, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, ओवरऑल खरीदो फरोख्त देखी जाती है। किसी भी मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो की होती है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की। किसी भी मुल्क के लिए आप हजार चीजें कर लें, हजार बातें कर लें, हजार फ्रीलांसिंग कर लें, हजार टेक्नोलॉजी के पर अमल कर लें, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्ट्रांग नहीं होंगे ना, आप लोगों की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी। चाइना क्यों आगे चला गया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? दुनिया के हर जगह पर चाइना छाया हुआ है। दुनिया क्या, हर बंदे के साथ अब चाइना चिमट गया। अगर आप बैठे हो जिस जगह पर भी, आपके इर्द गिर्द जरूर कोई ना कोई चीज चाइना की होगी। वजह क्या? मैन्युफैक्चरिंग में आगे गया है, इसलिए दुनिया की इकोनॉमी को उसने हाथ लगा लिया। अब इंडिया भी इसी चीज पे आ रहा है। आपने देखा होगा आए दिन कभी किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा होता है, कभी कोई कंपनी आकर वहां अपना प्लांट लगा रही है। पाकिस्तान से तो पहले भी जो बैठे हैं वो भी जा रहे हैं, अल्लाह बेहतरी लाएगा। तो ये जो इंडिकेटर हैं ये कौन से हैं? कोइंसिडेंट कौन को? जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम और मैन्युफैक्चरिंग। और ये चीजें आपने बड़े ध्यान से देखनी है। मतलब ये एक दफा पढ़ लेंगे तो आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। यानी एक ही नजर आपको देखनी पड़ेगी, ये चीजें याद रह जाती हैं। उसके बाद है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग का मतलब होता है जो चीजें हमें नेगेटिव साइड पर देखी जाती हैं। जैसा कि इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये सारे वैसे मसाइल हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये सारे पाकिस्तान ने, ये हर बात ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है। देखें सीपीआई मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, इंटरेस्ट रेट देखो, ये मसाइल हैं। अगर ये मसाइल नहीं है तो अच्छी नहीं है, जिस तरह खराब है। में महंगाई का मसला भी है, हमारे मुल्क में बेरोजगारी का मसला भी है, बातें होती हैं, लोगों की इनकम पर भी बात हो रही है आजकल कि यार नहीं पूरी पड़ती हो गई है। उसके बाद मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसका वो भी हम मंगवा सकते हैं। तो कहते हैं ये है इंडिकेटर और लैगिंग, और ये आपको पता भी होने चाहिए, पेपर में आ भी सकते हैं की बात। ये आपको पता ही है कि किसी भी इकोनॉमी में बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, उसे इकोनॉमी साइकिल कहते हैं, जिसे आप बिजनेस साइकिल भी कहते हो। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा किसी न किसी जगह पे। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कुछ साइकिल बना होता है, तो कहता है ये इकोनॉमी साइकिल या बिजनेस साइकिल कुछ इस तरह से ही होता है कि कभी बूम आ जाता है, कभी रिसेशन होता है, कभी डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी स्टेज आती है, फिर बूम होता है। कहता है किसी भी मुल्क की जो नेशनल इनकम होती है ना, इंक्रीज करती है ईयर टू नेक्स्ट ईयर, उसे कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ। कहता है जब ईयर टू ईयर यानी जैसे ये ऊपर जा रहे हैं हम, इसे कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर डिक्रीज होना लग जाए उसे हम कहेंगे रिसेशन, मतलब यहां से वापस आना शुरू हो जाए। कहता है किसी भी मुल्क में ना तो ये हमेशा ऊपर जाती है ना नीचे रहती है, कुछ टाइम ऊपर जाती है, कुछ टाइम नीचे रहती है। कहता है हाँ ये जरूर है कि अगर जो ज्यादा देर तक ऊपर जाती जाएगी और थोड़ी देर के लिए नीचे आकर फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, सबसे पहले हमने देखा था स्टॉक मार्केट रिटर्न। ये थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए ये अच्छी चीज है। कहता है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। हमने पढ़ा था ना लीडिंग इंडिकेटर का पहला स्टॉक मार्केट रिटर्न।
कहता है किसी की परफॉर्मेंस हो ना स्टॉक मार्केट की, वो मेजर की जाती है स्टॉक मार्केट इंडेक्स से। 100 इंडेक्स की मार्केट के जी इतने पॉइंट ऊपर चले गए हैं या नीचे चले गए। कहता है किसी भी इकोनॉमी को आप उस तरह से चेक कर सकते हो। कहता है कि होता क्या है उसमें, कहता है कि उसमें होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ दिस, मतलब लोग उसकी सेल परचेज करते होते हैं शेयर्स की। लोग अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे होते हैं। कहता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है ना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब जो शेयर्स पड़े होते हैं ना, उनकी जो सेल परचेज होती है ना पब्लिक के अंदर, उसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो कैसे होता है? इट इज इक्वल टू द शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वो ऐसा ही होगा ना, अगर एक शेयर की कीमत 5 रुपए है, नंबर ऑफ शेयर 100 है, तो उसकी मार्केट वैल्यू 500 है। कहता है किसी भी चीज की कैपिटल मार्केट देखना चाहते हो ना, तो उनकी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। वो कहता है कि एक ये मेजर कैसे होती है, उसकी वर्थ, कंपनी की वर्थ मेजर कैसे होती है? कहते हैं मार्केट वैल्यू और मार्केट परसेप्शंस। परसेप्शन से क्या मुराद है? जब बंदे को पता चलता है ना कि आगे आने वाले मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, लोग धड़ाधड़ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये पता चले कि फ्यूचर में हालात खराब होने हैं, वो जो नहीं, हमारे मुल्क के अंदर कोई एक ऐलान से स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है और दूसरे डिसीजन से, अदालत के डिसीजन से, मुल्क के हालात से नीचे चली जाती है। कहते हैं इसके अंदर ना दो तरह से काम होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब सुन लें कि कुछ खास पोर्शन कंपनी सेल करती है, शेयर्स, पोर्शन ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय कंपनी। और बाकी मतलब जो डायरेक्टर्स के शेयर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स के शेयर्स या स्पॉन्सर्स के शेयर्स वो कंपनी सेल नहीं करती। यानी कुछ हिस्सा कंपनी अपने नाम से सेल करती है, बाकी जो कुछ शेयर्स होते हैं वो कंपनी खुद नहीं अपने नाम से करती, वो डायरेक्टर्स या स्पॉन्सर्स, गवर्नमेंट या जो बैंक होते हैं वो जो गारंटी देते हैं वो करते हैं। और जो फुल कैप होता है ना, फुल कैप का मतलब होता है सारे शेयर्स कंपनी अपने नाम से खुद इशू करती है। नाम तो दोनों केस में नाम कंपनी का होता है, बट जैसे ये देखें ना, कहते हैं फ्री फ्लोट का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर्स, सारे नहीं, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर इशूड बाय कंपनी। सारे नहीं, फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर इशू बाय अ कंपनी दैट आर रेडिली अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग एट द स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनी अपने नाम से खुद इशू करेगी ना, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे होंगे। कहते हैं एक्सक्लूडेड द शेयर्स, उसमें शेयर्स कौन से नहीं होते? कंट्रोलिंग डायरेक्टर्स, स्पॉन्सर्स, प्रमोटर, गवर्नमेंट एंड अदर लॉक्ड इन शेयर्स। वो कहता है वो उनकी मर्जी के बगैर ट्रेड नहीं हो सकते। कहता है फुल कैप क्या होता है? ऑल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। क्लियर? फ्री फ्लोट का मतलब क्या है? फ्री फ्लोट का मतलब है कि पोर्शन ऑफ द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी दैट विल बी ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। और फुल कैप का क्या मतलब है? ऑल शेयर्स आर ट्रेडेड इन द कंपनी। ओके की बात? चले जनाब, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस को। स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस, वो जो 100 इंडेक्स की बात नहीं होती, उसकी बात हो रही है। कहते कैसे देखते हैं? ये लिखा हुआ KSE स्टॉक, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। दिस इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, लार्जेस्ट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जो शेयर इशू होते हैं, खरीदो फरोख्त हो रही होती है। कहता है द इंडेक्स रिप्रेजेंट 85% ऑफ ऑल द मार्केट कैपिटलाइजेशन। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट मेथोडोलॉजी। फ्री फ्लोट यानी जिसमें कंपनी ने शेयर इशू किया उसके लिए, ट्रेड के लिए। इसे कहते हैं KSE इंडेक्स 100 इंडेक्स। एक होता है ऑल शेयर इंडेक्स, एक होता है KSE 100, उसमें क्या होता है? फ्री फ्लोट।
और ऑल शेयर के अंदर क्या होगा, कहते इट इज कंसिस्टेड ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ऑन फुल कैप मेथोडोलॉजी। बात समझ लगी? इसमें होती हैं मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, इसमें होती हैं ऑल लिस्टेड, ये छोटी छोटी बातें हैं बस। लो जी, आज का लास्ट तो नहीं, एक और कॉन्सेप्ट भी है छोटा सा। स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस के ऊपर बिजनेस का डिसीजन कैसे होता है? कहते हैं द स्टॉक में मार्केट मूवमेंट कैन इंपैक्ट कंपनीज इन द नंबर ऑफ वेज। कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ द शेयर प्राइस अफेक्ट द कंपनी कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट वैल्यू। जहरी सी बात है, कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर की प्राइस के साथ तो बंधी हुई है। अगर शेयर प्राइस ज्यादा है, कंपनी की मार्केट वैल्यू ज्यादा है। कहता है जो बिजनेस है आल्सो कंसीडर द परफॉर्मेंस ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स। कहता है वो भी स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं कि अगर मुल्क की कंपनियों में सेल परचेज ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है हालात बेहतर है। कहते हैं इफ अ स्टॉक परफॉर्मिंग वेल कंपनी एनकरेज मोर शेयर्स, मोर रेज कैपिटल। क्लियर होगी बात? लो मेरे भाई, आगे जो इन्फ्लेशन है ये आपने सारा खुद पढ़ना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ा आसान सा काम है। महंगाई क्यों होती है, वजह क्या है, ये इन्फ्लेशन को भी आपने पढ़ना है खुद से। उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी खुद से पढ़ना है कि हाई इंटरेस्ट रेट के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और वजह क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक नज़र बस पढ़ लेना, दो चार बातें इंपॉर्टेंट नज़र आए तो उनको लिख लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको भी देखना है आपने लाजमी, क्योंकि ये सारी इकोनॉमिक्स वाली बातें हैं। कुछ भी जीडीपी, ये सारी इकोनॉमिक्स वाली बातें हैं, रटा नहीं मारना, सर इसमें एमसीक्यू रहेंगे बस। देखना है। सॉरी सर इसमें से एमसीक्यू रहेंगे बस, ये जो इम्पोर्टेंट चीजें इसके अंदर। हाँ जी, जहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है टेबल, इसको देख लो कि चेंजेस इन इकोनॉमिक इंडिकेटर से बिजनेस रिस्पॉन्स क्या करता है, बिजनेस के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। यानी जो चेंज आएगी उससे कंज्यूमर पे क्या फर्क पड़ेगा, बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये चेंजेस हैं और आगे इफेक्ट्स हैं। कहता है हाई एम्प्लॉयमेंट रेट अगर हो, मतलब बेरोजगारी ज्यादा है। कहता है लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे, चंद लोग पैसा कमा रहे होंगे, फ्यूअर लोग, तो बिजनेस में क्या होगा, मे लोअर प्राइसेस इन ऑर्डर टू एनकरेज पीपल टू बाय। कहता है लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो फिर उन्हें कीमतें कम करनी पड़ेंगी कि ताकि चीजें लोग खरीद सकें। फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम है, लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, लोग ज्यादा काम करने आएंगे क्योंकि बेरोजगारी कम है। ये कीमतें ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए ना तो लोग कम खर्च करते हैं, ज्यादा सेविंग करते हैं। क्योंकि लोगों को सूद की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, फिर वो सेविंग करना शुरू कर देते हैं। और चलो लेते हैं, खर्च कम करने से प्रोडक्शन साइज, क्योंकि लोग खरीद तो प्राइसेस पे इतना कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, लोगों के पास। कहते हैं इंक्रीजिंग द, वो कहता है कि प्राइस चेंज किए बगैर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हैं। इस टर्म को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। कहता है वो प्रोडक्ट का साइज रिड्यूस कर देना। जैसे सपोज दैट आप कोई बिस्किट खाते हो शौक से, आप में से तो मुजम्मिल तो खाता है बिस्किट है, कि सपोज दैट पहले वो जो बिस्किट खाता था तो 5 रुपए में जो पैकेट लेता था उसमें 10 बिस्किट होते थे। अब वो जो 5 रुपए का बिस्किट लेता है वो है 5 रुपए का ही, उसमें बिस्किट उन्होंने 8 कर दिए। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, कि प्रोडक्ट का उसी कीमत के ऊपर ना प्रोडक्ट का साइज छोटा कर दो। कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कम सेविंग करेंगे, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट फायदा ही नहीं है इतना ज्यादा, उतने इंटरेस्ट तो ज्यादा मिल नहीं रहा। तो जब लोग खर्च करेंगे तो लोग फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पर प्राइसेस भी हायर करेंगे, नए नए प्रोडक्ट, नए नए वर्जन वो लेकर आएंगे प्रोडक्ट के।
उसके बाद इंक्रीज वैल्यू ऑफ पाउंड या एक्सचेंज रेट, मतलब डॉलर बढ़ जाना, तो मे स्पेंड मोर या ऑन इंपोर्टेड गुड्स एट दे आर रिलेटिवली चीप। कहता है फिर क्या होगा कि इंक्रीज वैल्यू ऑफ पाउंड, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाता है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं न्यू डोमेस्टिक मार्केट को, फिर बाहर से चीज नहीं लेते, डोमेस्टिक चीजों पर ज्यादा लोग फोकस करते हैं कि वो जो बिजनेसमैन है वो डोमेस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस करता है कि बाहर से ज्यादा रेट पड़ रहा है उसे, और अगर डिक्रीज हो जाए तो लोग फिर बाहर से चीज एक्सपोर्ट कर लेते हैं कि बाहर उन्हें सस्ती पड़ रही है। चलें जी, ये चैप्टर बस इतना ही है, खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट